लायरा हॉस्पिटल में एक वार्ड में एंट्री करती है। अंदर जाकर वो देखती है कि चिंकी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा दर्द में है। उसकी आंखों से थोड़े आंसू टपक रहे हैं। उसे रोते हुए देखकर लायरा तुरंत चलकर उसके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता एकदम से दिखाई देने लगी। क्या हुआ चिंकी? उसने देखा कि चिंकी के माथे पर, उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में आंसू और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। चिंकी भी ने बहुत कमजोर, दर्द भरी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है डॉक्टर दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी की बात सुनकर लायरा उसकी बॉडी को देखती है। उसने चिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चिंकी ने रोते हुए कहा, क्या मैं मर जाऊंगी? पर मैं मरना नहीं चाहती। आपने कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? लायरा ने चिंकी के बगल में बैठते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और प्यार से कहा, नहीं चिंकी, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे किसने कहा कि तुम मरने वाली हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जहां तक रही तुम्हारे दर्द की बात, तो वो 1 सेकंड में भी ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक मैजिकल पिल देता हूँ, जब तुम उसे खाओगी तो तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? लायरा की बात सुनकर चिंकी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच में? लायरा ने मुस्कुराकर अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक गोली निकाली। उसके बाद वो गोली चिंकी की तरफ बढ़ा दी। ये लो, इसे खा लो। चिंकी ने वो गोली अपने हाथ में ली और फिर अपने मुंह में रख ली। गोली खाने के बाद चिंकी को अपने पलकें बहुत भारी महसूस होने लगी और देखते ही देखते वो गहरी नींद में चली गई। उसके नींद में चले जाने के बाद लायरा के फेस एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो गए। काम करने का वक्त हो गया है। उसने हॉस्पिटल बोर्ड का दरवाजा बंद किया और चलकर चिंकी के पास आई। वो चिंकी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने चिंकी के छोटे से शरीर को देखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद किया। और 10 सेकंड के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली और चिंकी की तरफ देखा, तो इस बार लायरा की आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। उसकी आंखें चिंकी की पूरी बॉडी को अच्छे से देख पा रही थी। शरीर के बाहर ही नहीं, उसके अंदर भी उसका धड़कता हुआ दिल, गुर्दे, फेफड़े, किडनी, पसलियां, सब कुछ दिखाई दे रहा था। और वो भी बहुत साफ साफ। ऐसा लग रहा था जैसे चिंकी की बॉडी बिल्कुल कांच की हो गई हो, जिसके आर पार देखा जा सकता है। वो देख सकती थी कि चिंकी की बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ रहे थे। उसके ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ रहा था। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, 2 उंगलियों को आपस में जोड़ा। उसकी उंगलियों के सिरे चमकने लगे। उसके बाद लायरा ने अपनी दोनों उंगलियों को उस हिस्से पर रख दिया जहां पर कैंसर सेल्स बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा मात्रा में। धीरे धीरे लायरा की उंगली से निकलने वाली मैजिक एनर्जी जैसे कैंसर की सेल्स को कमजोर करने लगी, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगी। मगर उसने सब एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं किया, जबकि वो ऐसा कर सकती थी। तकरीबन 2 मिनट के बाद जब वो चिंकी की बॉडी में कैंसर के प्रभाव को कम कर देती है, तो अपनी उंगली को वापस पीछे कर लेती है। उसे चिंकी का इलाज धीरे धीरे करना होगा। अगर वो एकदम से ठीक हो गई तो ये चीज लोगों के लिए सस्पिशियस हो सकती है। एक गहरी सांस लेकर लायरा मुस्कुराई, प्यार से चिंकी के सर को सहलाया और फिर वहां से चली गई। बाहर निकलने के बाद उसने कशिश के पास कॉल किया। हेलो कशिश, कहाँ हो तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? दूसरी तरफ कशिश गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने कहा, हाँ मैं मीटिंग में थी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चिंकी की तबीयत कैसी है? लायरा ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, आज शाम को क्लब में मिलते हैं, ओके? कशिश 2 सेकंड का पोज लेती है और वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। उसके हाथ में आईपैड था, जिसमें वो अपने फार्म हाउस में एक स्पेशल कैमरे की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। वो कमरा जहां पर वो पिंजरा रखा गया था, वो देख रही थी कि विक्रमादित्य उस पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है, एकदम चुपचाप, एकदम शांति से, किसी ओबीडेंट पपी की तरह। उसे इतना ओबीडेंट देखकर कशिश के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसने कहा, ठीक है, मैं शाम को मिलती हूँ तुमसे। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है और स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या मैंने सही फैसला लिया है? इसे पिंजरे में रखना ठीक होगा? मगर ये बहुत शैतान है और मुझे डिसओबीडेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे कंट्रोल में रखना होगा, वरना कहीं ये मुझे ही ना कंट्रोल कर ले। इस चीज को लेकर उसे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स आ रही थी कि उसे विक्रमादित्य को इस तरह से कैद रखना चाहिए या नहीं। लेकिन ये देखकर कि वो कितना एरोगेंट है, कशिश फाइनली ये डिसाइड करती है कि कुछ वक्त तक वो विक्रमादित्य को ऐसे ही रखेगी, जब तक वो उसकी सारी बातों को मानना शुरू नहीं कर देता। वो ये देखकर खुश थी कि विक्रमादित्य एकदम आराम से घर के पिंजरे में बैठा हुआ है, मगर उसे इस चीज का आइडिया भी नहीं था कि इस वक्त जो वो स्क्रीन पर देख रही है वो सिर्फ उसका वहम है, एक ऐसा इल्यूजन जो विक्रम ने अपनी शक्तियों से क्रिएट किया है। वो देख तो रही है कि वो पिंजरे में बैठा है, मगर असल में वो पिंजरे में नहीं था। वो पहाड़ की एक चोटी पर था, जहाँ पर उसके सामने 2 काले चीते खड़े हुए थे, रुद्राक्ष और करकेश। उन दोनों को देखकर विक्रमादित्य के फेस एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा कठोर और डार्क हो गए। उसने पूछा,
तुम दोनों को यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता तुम वहां पर मेरी टेरिटरी पर नजर रखोगे। वो दोनों काले चीते अगले ही पल इंसानों के रूप में बदल गए। एक एक घुटने पर बैठे, दोनों हथेलियां जमीन पर, सर झुकाए हुए। इंसान बनने के बाद वो सर उठाकर ऊपर देखते हैं और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। डीमन गॉड को गुस्से में देखकर वो भी डर रहे थे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ रिस्पेक्ट भी थी। करकेश ने जवाब दिया, महाराज, हम जानते हैं आपने हमें क्या ऑर्डर दिया था और हमारा यकीन मानिए हम वही कर रहे थे जो आपने हमें करने के लिए कहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमें वहां से भागकर यहाँ आना पड़ा, आपको ढूंढते हुए। ये सुनकर विक्रमादित्य की आईब्रो सिकुड़ गई। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम लोग वहां से दुम दुबाकर भागकर यहाँ आ गए? रुद्राक्ष ने हिम्मत करके कहा, बहुत बड़ी समस्या आ गई है महाराज, और उसका नाम है मेनका। मेनका का नाम सुनते ही विक्रमादित्य के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी। उसने कहा, क्या कहा तुमने? कौन? रुद्राक्ष ने दोहराते हुए कहा, मेनका। विक्रमादित्य अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाता है। वो लोमड़ी अभी तक जिंदा है? पिछली बार उसे मैं अपने हाथों से मारा था, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे मैंने, वो फिर से वापस कहां से आ गई? करकेश ने कहा, उसने अपने आप को रिजनरेट किया है महाराज। वो लोमड़ी बहुत चालाक है, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। पहले तो उसके पास सिर्फ एक पूंछ थी जब आपने उसे मारा था, बहुत कमजोर थी वो। अब उसके पास पूरी 9 पूंछें हैं, 9 टेल फॉक्स। आपके बाद पूरे खायरस में अब वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। विक्रमादित्य ने कहा, मेरे बाद ना? फिर वो हंसने लगा। सचमुच खायरस में चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो रहेगा दूसरे नंबर पर ही, क्योंकि विक्रमादित्य को ताकत के मामले में कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। रुद्राक्ष ने कहा, महाराज चलिए वापस चलते हैं। उसने पूरे खायरस को अपने कब्जे में ले लिया है। उसने गार्जियन वॉरियर्स को भी भेजा है इस दुनिया में आपको जान से मारने के लिए। अपने स्पेशल खास सेवकों को भेजा है। ये सुनकर विक्रमादित्य तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, वो चाहे पूरी फौज को ही क्यों ना भेज दे, लेकिन मेरा एक बाल भी भाका नहीं कर सकती। और जहां तक रही खायरस पर कब्जा करने की बात, तो करने दो उसे अपनी ख्वाहिश पूरी, तब तक जब तक कि मैं लौट कर नहीं आता। जब वो मेरे हाथ लगेगी तो उसकी 9 की 9 पूंछें उखाड़ दूंगा, और इस बार तो वो अपने आप को रिजनरेट भी नहीं कर पाएगी। करकेश ने कहा, तो इसका मतलब आप हमारे साथ वापस नहीं चल रहे महाराज? विक्रमादित्य ने कड़क और डार्क आवाज में कहा, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त विक्रमादित्य का वापस लौटने का कोई प्लान नहीं था। आखिर ऐसे कैसे लौट सकता था? वो यहाँ पर आते ही उस मैथिली से मिली है। ओके, यहाँ पर आते ही उसे मैथिली मिली है। पहले उसका हिसाब तो चुकता करे। हालांकि उसे मेनका को भी खत्म करना है, लेकिन मैथिली के आगे कुछ भी नहीं है। जहां बात मैथिली की आ जाती है, वो विक्रमादित्य की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। उसके आगे मेनका क्या और खायरस क्या। पहले जरा उसे उसके लिए उसके किए की सजा तो दे दे, फिर वापस लौट कर देख लेगा उसे क्या करना है। वैसे भी मेनका को खत्म करना कौन सी उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। फुर्सत में आराम से करेगा, तब तक करने दो उसे मजे खायरस पर राज करके। रुद्राक्ष ने कहा, महाराज क्या आपको वो लड़की मिल गई? विक्रमादित्य ने पहाड़ी से नीचे पूरे शहर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मिल गई। उसके बारे में सोचते ही उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। करकेश और रुद्राक्ष एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर विक्रमादित्य की तरफ। करकेश ने डार्क आवाज में कहा, तो क्या आपने उसे खत्म कर दिया महाराज? विक्रमादित्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, करूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा के। तभी अचानक विक्रमादित्य के दिमाग में कुछ आया। उसने पलट कर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तो अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? वापस जाओगे? वो दोनों तुरंत ना में सिर हिला देते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष ने कहा, नहीं महाराज, वो लोमड़ी हमें मार डालेगी, हमें यहीं पर रहने दीजिए, हम आपके साथ ही वापस जाएंगे, तब तक आपकी सेवा कर लेंगे। ये सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुरा देता है। वैसे तो वो अकेला शैतान था इस दुनिया में, उसका कोई नहीं था, लेकिन ये 2 वफादार चीते हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब वो कैद हो गया तब भी, जब सब उसे भूल गए, इन दोनों ने ही उसका वेट किया था। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, आज से तुम दोनों यहीं पर रहोगे, इसी दुनिया में, जब तक मैं यहाँ पर हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर उन दोनों की आंखें चमक गई। दोनों तुरंत खड़े हो गए। करकेश ने आगे बढ़कर कहा, महाराज मैंने सुना है कि इंसानों का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, खास करके लड़कियों का और छोटे बच्चों का। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विक्रमादित्य ने कड़क कमांडिंग आवाज में कहा, अपनी भूख को कंट्रोल में रखो। ये खायरस नहीं है जहाँ तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, जिसका मर्जी शिकार कर सकते हो। अगर यहाँ किसी को तुम दोनों के बारे में पता चल गया ना, तो तुम दोनों के लिए कितना खतरा बढ़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं है। रुद्राक्ष ने कंफ्यूजन में कहा, ये पावरलेस मामूली इंसान हम लोगों के लिए कैसा खतरा हो सकते हैं महाराज?
उनकी नजर में इंसान सबसे यूजलेस और पावरलेस थे। वो भले उनके लिए खतरा कैसे बन सकते हैं? विक्रमादित्य ने कहा, उनके पास पावर नहीं है। वो पावर नहीं है जो कुदरत ने हमें दी है, मगर वो पावर है जो इंसानों ने खुद बनाई है। इंसान कमजोर नहीं है। बिल्कुल, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसान ने बहुत कुछ हासिल किया है, तो उनके पास भी बेशुमार पावर है। विक्रमादित्य पलट कर जाने लगा और बोला, चलो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास काम है। विक्रमादित्य की बात सुनकर वो दोनों लगभग एक्साइटमेंट में उछल पड़े। जी महाराज, ये चिल्लाकर तुरंत विक्रमादित्य के पीछे पीछे चल दिए। क्या हुआ गाड़ी को? क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? कशिश गाड़ी से बाहर निकलकर सामने आती है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का बोनट खोलकर खड़ा हुआ था और चेक कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, सॉरी मैडम, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पता नहीं अचानक से गाड़ी कैसे बंद हो गई। कशिश गाड़ी के इंजन की तरफ देखती है। अगर सब कुछ ठीक है तो अचानक से गाड़ी कैसे बंद हो सकती है? कशिश की सारी गाड़ियां एकदम टॉप क्लास कंडीशन में रहती थी। टाइम टाइम पर उनकी सर्विस और मेंटेनेंस होती रहती थी। आज तक कभी उसकी गाड़ी के बीच में ऐसे रास्ते में बंद नहीं हुई थी। फिर अचानक से उसकी ये वाली गाड़ी कैसे बंद हो गई, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा देर भी वेट नहीं कर सकती थी। वो लोग जंगल के बीच वाले रोड पर है, उसे यहाँ से निकलना होगा। वो तुरंत अपना फोन उठाती है कॉल करके दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए। लेकिन जब वो अपने मोबाइल फोन को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और चेहरे पर इरिटेशन और गुस्सा दिखाई देने लगता है, बहुत ज्यादा। डैम इट, इस नेटवर्क को क्या हो गया है? वो देखती है कि उसके मोबाइल फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। ड्राइवर ने कहा, मैडम यहाँ पर ज्यादातर नेटवर्क काम नहीं करता और मुझे कोई प्रॉब्लम मिल नहीं रही है गाड़ी में, पता नहीं अब इसे कैसे ठीक करूं। वो लोग आसपास देखते हैं, सुनसान रास्ता है। देखकर लग रहा था जैसे यहाँ से कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है। कशिश ने गहरी सांस लेकर अपने माथे को रगड़ा। पता नहीं वो इस रास्ते से क्यों आई, अब क्या करें? तकरीबन आधे घंटे तक ड्राइवर गाड़ी ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है और कशिश अपने मोबाइल फोन से नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बूढ़ा सा आदमी वहां से गुजर रहा था। कशिश उस आदमी को देखती है तो तुरंत उसके पास जाती है। एक्सक्यूज मी। वो बूढ़ा आदमी डंडा लेकर चल रहा था। कशिश की आवाज सुनकर वो पलटकर उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? कशिश ने आसपास देखा और कहा, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई हेल्प मिल सकती है क्या? यहाँ पर मोबाइल फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। वो कई देर से खड़े थे, लेकिन आसपास से कोई गाड़ी गुजर भी नहीं रही थी जिससे मदद ली जा सके। इतनी देर में ये बूढ़ा आदमी पहला है जो उन लोगों को दिखाई दिया था। उस बूढ़े आदमी ने 2 सेकंड सोचा और कहा, अब इसमें मैं तो क्या ही मदद कर सकता हूँ, मुझे तो गाड़ी ठीक करने आती नहीं है। कशिश ने कहा, नहीं मतलब कोई और तरीके की हेल्प हो सकती है क्या? कोई मैकेनिक आसपास जो गाड़ी ठीक करने में मदद कर सकता हो? उस आदमी ने ना में सिर हिलाया। कशिश डिसअपॉइंट हो गई। वो सोच ही रही थी कि अब आगे क्या करे। तभी उस आदमी ने कहा, तुमने कहा फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। कशिश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस आदमी ने जंगल में एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, वहां पर ऊंचाई पर तुम्हारा फोन चलने लगेगा, उसके अलावा और कहीं पर नहीं चलता। उस आदमी के इशारे से तुरंत छोटी सी पहाड़ी की तरफ देखती है जो लगभग बड़ी सी चट्टान लग रही थी। ड्राइवर तुरंत कशिश से बोला, मैडम जंगल में जाना ठीक नहीं है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं। कशिश इस चीज का रिग्रेट कर रही थी कि उसे अकेले इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। हमेशा तो उसके बॉडीगार्ड साथ में रहते थे, पता नहीं आज क्यों इस रास्ते से आ गई वो। अगर उसके बॉडीगार्ड साथ में होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर से फोन भी काम नहीं कर रहा। नहीं, वो यहाँ पर फंस कर नहीं रह सकती, उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। घर पर विक्रमादित्य पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है, उसका वेट कर रहा है, और फिर उसे लायरा से भी तो मिलना है। थोड़ा awkward होकर उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और पूछा, क्या यहाँ पर जंगली जानवर है? उस आदमी ने कहा, सालों से तो कोई जंगली जानवर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। कुछ इंसान यहाँ पर आते रहते हैं जो इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कुछ कपड़ों का घर बनाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। कशिश तुरंत समझ जाती है कि आदमी किस बारे में बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर लोग कैंपिंग, हिल क्लाइंबिंग वगैरह करने आते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। उसने ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पहाड़ी पर सिग्नल ढूंढ कर आती हूँ, उसके बाद मुझे हेल्प के लिए कॉल करना। अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे तो तुम हेल्प मांग लेना, ठीक है? ड्राइवर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने कहा, नहीं मैडम, आप गाड़ी में बैठिए, आप अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं है आपका। मैं सिग्नल देख कर आता हूँ, मैं मदद के लिए कॉल कर लूंगा। कशिश ने कहा, नहीं तुम। ड्राइवर ने इंसिस्ट करते हुए कहा, प्लीज मैडम, आपकी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। ड्राइवर कशिश के सभी गार्ड्स में से एक था। फाइटिंग स्किल, बॉडी हाइट वगैरह सब में काफी ज्यादा अच्छा था। उसके लिए अगर जंगल में कोई छोटा मोटा खतरा भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी उसे निपटना, जब तक कि वो खुद शेर
के सामने ना आ जाए। और इस जंगल में, जैसा कि इस बूढ़े आदमी ने बताया, यहाँ पर लोग कैंपिंग वगैरह करने आते हैं, तो कोई खतरनाक जंगली जानवर आसपास नहीं हो सकता। मतलब यहाँ का एरिया थोड़ा सुरक्षित ही है। ये सोचकर कशिश को थोड़ी सी राहत आती है। वो ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, आयु श्योर तुम हैंडल कर लोगे? ड्राइवर ने कहा, जी मैडम, आप गाड़ी के अंदर जाकर बैठकर मेरा वेट कीजिए, मैं अभी मदद के लिए कॉल करके आता हूँ। कशिश भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसकी बात ना मानने का उसके पास कोई रीजन नहीं था। उसे गाड़ी में ही बैठकर वेट करना चाहिए, और वेट करना चाहिए। शायद आसपास से कोई गाड़ी यहाँ से गुजर जाती तो मदद मिल सके। ड्राइवर गाड़ी को वहीं पर छोड़कर जंगल में चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी कशिश की तरफ देखकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। कशिश ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, थैंक यू। उसके बाद कशिश पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसके पलटकर जाते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर तिरछी सी स्माइल आ गई। उसने जंगल में कदम रखा और देखते ही देखते वो काले चीते में बदल गया और जंगल में भाग गया। वो कोई और नहीं बल्कि करकेश था। कशिश गाड़ी में बैठकर काफी देर तक वेट करती है। तकरीबन 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक ड्राइवर लौट कर नहीं आया था। कशिश थोड़ा रेस्टलेस होकर बार बार फोन को चेक कर रही थी। शाम होने को आई थी और ड्राइवर का अभी तक कोई अता पता नहीं था। ऊपर से यहाँ आसपास से कोई गुजरा भी नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन कशिश को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अभी तक तो रात हुई नहीं है, उसे जल्दी ही मदद ढूंढनी होगी। अगर रात हो गई तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ड्राइवर का भी अभी तक ना आना भी उसे बहुत ज्यादा खटक रहा था। कहीं वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया। कशिश फाइनली और ज्यादा वेट नहीं करती और खुद ही ड्राइवर को ढूंढने के लिए और मदद के लिए कॉल करने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। वो जंगल की तरफ आगे बढ़ रही थी। बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे, कटीली झाड़ियां, ऊंचे नीचे रास्ते, पत्थर वगैरह थे जिनसे होते हुए वो मुश्किल से आगे बढ़ पा रही थी। ऊपर से उसने पैरों में हील्स भी पहन रखी थी, जिसमें उसके लिए चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मगर जैसे तैसे पेड़ों का सहारा लेकर वो आगे बढ़ रही थी। गॉड, कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है। मुझे जल्दी से जल्दी उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि रात हो जाए। मुझे हेल्प बुलानी ही होगी। और ये ड्राइवर कहाँ चला गया? 2 घंटे से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा और रास्ते में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। डैम इट, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। चलते चलते वो काफी ज्यादा थक गई थी। उसके कदम बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे। हील में चलना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और फिर आखिर में वही होता है जिससे वो सबसे बच रही थी। आगे चलकर एकदम से उसका पैर मुड़ जाता है और उसकी हील टूट जाती है। कशिश जमीन पर गिर जाती है। उसकी हथेलियों में थोड़ी सी चोट लग जाती है, पर जब वो अपने पैर की तरफ देखती है तो और ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उसकी हील टूट चुकी थी। अब उसके पैर में एक ही हील थी और दूसरे में नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी सैंडल पकड़ी और कहा, मुझे बताती है तो अपने साथ अपने रिश्तेदार को भी लेकर आती। हद हो गई। उसने हील को वहीं पर फेंक दिया, दूसरे को भी निकाल कर फेंक दिया और फिर नंगे पैर आगे बढ़ने का फैसला किया। झाड़ियों को रास्ते से हटाते हुए, नुकीले पत्थरों और कांटों से बचते हुए वो मुश्किल से आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी जोरदार चीख निकल जाती है। उसे बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके नंगे पैर में अभी एक कांटा चुभ गया था। कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है या गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस गई है, ऊपर से गाड़ी खराब, ड्राइवर गायब, हील टूट गई, नंगे पैर जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते पर भटक रही है। और अब उसकी मुसीबत ये कि उसके पैरों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। फ्रस्ट्रेशन में वो अपने बालों को कस के पकड़ लेती है। डैम इट, क्या सोच रही थी मैं, जो अपने बॉडीगार्ड अपनी सिक्योरिटी के बिना निकल गई। अब किसी को हेल्प करने के लिए बुला भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? मुझे रात होने से पहले हेल्प चाहिए। पहले तो उसे अपने पैर में चुभे हुए इस कांटे का इलाज करना था, इसे बाहर निकालना था। उसे अपने पैर में जबरदस्त दर्द महसूस हो रहा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो आगे बढ़ती है और एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अपने होंठ को दांतों के नीचे दबा लेती है, क्योंकि पैर में काफी दर्द हो रहा था। फिर वो अपने पैर को दूसरे हाथ से पकड़ती है और पैर में चुभे हुए कांटे को देखती है। कांटा गहरा चुभ गया था और पैर से खून टपक रहा था। कशिश अपनी उंगलियों से उस कांटे को पकड़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो आंखों को कस के बंद कर लेती है, होंठ को कस के दांतों के नीचे दबा लेती है, लेकिन जैसे तैसे करके कांटा निकाल लेती है। जब कांटा निकलता है तो फाइनली उसे थोड़ी राहत की सांस आती है और वो अपने पैर के जख्म को देखती है। 5 मिनट के अंदर उसके पैर का जख्म अपने आप ही भर जाता है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत आती है। पता नहीं उसके खून में ऐसा क्या था, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर। लेकिन जो भी था अच्छा था, कम से कम उसे अब पैर में दर्द तो नहीं हो रहा। ऐसे छोटे मोटे जख्म तो सैकड़ों के हिसाब से भर जाते हैं। उसकी हीलिंग पावर इनक्रेडिबल है, बहुत ज्यादा। फाइनली वो
उठ जाने को होती है कि तभी अचानक उसे अपने गाल पर कुछ टपकता हुआ महसूस होता है। वो अपना हाथ उठाकर तुरंत अपने गाल को टच करती है और जब उंगलियां देखती है तो उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। अगले ही पल वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो जैसे एक्सपेक्टेड उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख पूरे एनवायरनमेंट में गूंज जाती है। कशिश की आंखें जैसे अपनी सीमा से बाहर निकल आने को बेताब थी। उसका पूरा शरीर जड़ हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी नसों में दौड़ते हुए खून को अचानक बर्फ में बदल दिया। उसकी सांस बीच में ही अटक गई थी, आधी अंदर आधी बाहर, और गले में फंसकर रह गई थी। वो ऊपर देख रही थी और जो उसने देखा वो कोई इंसान देखने के लिए बना ही नहीं था। पेड़ की ऊंची टहनी से कुछ लटक रहा था। नहीं, कोई लटक रहा था, उसका ड्राइवर। लेकिन वो इंसान नहीं रह गया था, वो सिर्फ टुकड़ों में था। उसके शरीर के हिस्से अलग अलग दिशाओं में फटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर चीर दिया हो। उसकी एक बाजू टहनी से उलझी हुई थी, दूसरी आधी जमीन पर लटक रही थी। उसकी छाती फटी हुई थी और अंदर का लाल मांस खुले में दिखाई दे रहा था। खून, ताजा गर्म खून धीरे धीरे टप 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 नीचे गिर रहा था। एक बूंद कशिश के हाथ पर गिरी। वो झटके से कांप उठी। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया और उसका दिमाग चीख रहा था, भागो भागो भागो। लेकिन शरीर ने तो जवाब दे दिया था। उसकी नजर ड्राइवर के चेहरे पर अटक गई। वो मर चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह से खुली। और उनमें जो डर था वो किसी मौत का डर नहीं था, वो उस चीज का डर था जो जिसने उसे मारा था। कशिश का गला सूख गया। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी, इतनी तेज जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। ये क्या है? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली। कशिश की सांस डर के मारे बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ जाता है, जैसे सारा खून सूख गया हो। तभी अचानक उसे जोरदार गुर्राने की आवाज आती है। कशिश के घबरा के कशिश एकदम से बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। उसे लगातार गुर्राने की आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत पत्थर को अपने हाथ में उठा लेती है। उसके माथे पर पसीना, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई खतरा आसपास है, वो महसूस कर सकती है। उसके पास आसपास बहुत ज्यादा भयानक खतरा है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से चमकती हुई आंखों के दो जोड़े उसे प्यासी नजरों से घूर रहे थे और अगले ही पल दो काले चीते झाड़ियों से निकलकर बाहर आते हैं और कशिश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कशिश एकदम से जमीन पर गिर जाती है और उसकी सांस फूल जाती है। कलेजा जैसे फटने को हो जाता है। उसके सामने दो काले चीते खड़े हुए थे जो उसे देखकर बुरी तरह से गुर्रा रहे थे। उनके पंजों में, उनके दांतों में अभी भी खून लगा हुआ था। वो बहुत भयानक और डरावने लग रहे थे। कशिश अपना सिलाइवा गटक लेती है, अपने शरीर को पीछे की तरफ घसीटती है। वो चीते कोई और नहीं, करकेश और रुद्राक्ष से थे। दूर खड़ा हुआ विक्रमादित्य ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और उसके होठों पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी हुई स्माइल थी। अगले ही पल वो अपने दिमाग में उन दोनों को माइंड लिंक के ऑर्डर देता है, अटैक करो, लेकिन ख्याल रखना वो मरने नहीं चाहिए। उसे सिर्फ मैं मारूंगा, बाकी कोई रहम मत करना। विक्रमादित्य का ऑर्डर पाते ही वो दोनों कशिश की तरफ दौड़ने लगते हैं। कशिश की आंखें फट जाती हैं। वो तुरंत जमीन से खड़ी होकर बहुत ज्यादा तेज, हवा जितनी स्पीड से जंगल की तरफ भागती है। करकेश और रुद्राक्ष अपनी फुल स्पीड के साथ कशिश के पीछे दौड़ रहे थे। करकेश ने एंजॉयमेंट में जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर महाराज ने इसे न मारने का ऑर्डर ना दिया होता तो इसे मारने में बहुत मजा आने वाला था। उस आदमी का मांस खाने में अच्छा था, लेकिन इसका मांस और भी ज्यादा अच्छा होगा। रुद्राक्ष ने वार्निंग देते हुए कहा, महाराज की वार्निंग याद रखना, जान से नहीं मारना। करकेश ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन इसका थोड़ा मांस तो मैं खा ही सकता हूँ ना। कशिश बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बहुत ही ज्यादा। इस वक्त उसे अपनी आंखों के सामने साफ साफ मौत दिखाई दे रही थी। वो पीछे पलट कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ अंधाधुंध होकर आगे की तरफ भाग रही थी। उसके पैरों में से खून निकलने लगा, क्योंकि न जाने कितने ही कांटे उसके पैरों में चुभ गए, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये छोटा सा दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी मौत से बचना था जो उसके पीछे है। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था, सांस बुरी तरह से फूल गई थी, लेकिन अभी वो रुक रुक कर पलट कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। बहुत जोर से भागते भागते अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है। हाथ हवा में लहरा जाते हैं और आंखें फट जाती हैं और वो एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। इस वक्त उसका दिमाग सोचने समझने की सारी पावर्स को खो चुका था और उसका सबसे पहला इंस्टिंक्ट था कि उसे किसी भी तरह से जिंदा रहना है। वो यहाँ पर इन जंगली जानवरों के हाथों से बिल्कुल नहीं मर सकती।
मगर वो जमीन पर गिर गई थी। पैरों में उसके तेज दर्द था, दोबारा खड़े होने की जैसे उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी। पर फिर भी अपनी पूरी ताकत समेटते हुए उसने अपने आप से कहा, नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे भागना होगा। फिर से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन करकेश और रुद्राक्ष उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। डर के मारे कशिश की सांसें और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कैसे यहाँ से निकले। रुद्राक्ष उसके चक्कर काटता है और बोलता है, भागना बेकार है। इसे सच में लगता है कि हमसे बचकर भाग सकती है? बिल्कुल भी नहीं। करकेश ने कहा, इसकी वजह से हमारे महाराज कैद हो गए थे। मैं इसे दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ, लेकिन महाराज ने इसे मारने से मना किया है। लेकिन मैं इस पर रहम बिल्कुल नहीं करने वाला। अगले ही पल करकेश ने एक लंबी छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। कशिश ने आखिरी पल में खुद को साइड में झोंक दिया और उसका संतुलन बिगड़ा। लेकिन उसने गिरते गिरते जमीन से एक भारी पत्थर उठा लिया और पूरी ताकत से पीछे घुमा कर दिया। पत्थर सीधे करकेश के सर से टकराया और वो दर्द से गुर्राता हुआ जमीन पर गिर गया। लेकिन उसकी आंखों में और ज्यादा खतरनाक चमक आ गई। कशिश के पास रुकने का वक्त नहीं था। वो फिर से उठकर भागी, अब और भी ज्यादा बेतहाशा। उसकी सांसें टूटने लगी थी, गला सूखकर जल रहा था, सीने में जलन हो रही थी। लेकिन वो जानती थी अगर वो एक भी सेकंड रुकी तो वो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर भागते भागते पेड़ की जड़ में पैर फंसने से वो फिर से गिर गई। ऐसा लग रहा था सारा ही जंगल उसकी जान लेना चाहता हो। उसका घुटना बुरी तरह से छिल गया, हथेलियां खुरच गई। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, दोनों चीते उस पर टूट पड़े। रुद्राक्ष ने अपने नुकीले पंजों से उसके कंधे को जकड़ लिया और करकेश ने उसके बाजू में दांतों को गड़ा दिया। कशिश की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, दर्द से भरी, डर से भरी, जान बचाने की आखिरी कोशिश करती हुई चीख। उसने बेतहाशा हाथ पैर मारे, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने वो बहुत छोटी थी। उनके पंजे उसकी त्वचा को चीर रहे थे, दांत उसके मांस में धसे हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़ों में बट रहा हो। लेकिन उसी दर्द के बीच उसके अंदर एक जिद जाग उठी, जिंदा रहने की जिद। उसका हाथ जमीन पर कुछ टटोलने लगा और तभी उसकी उंगलियों को एक नुकीली लकड़ी महसूस हुई। बिना सोचे, बिना वक्त गवाए उसने पूरी ताकत से उसे उठाया और सामने झोंक दिया। लकड़ी सीधे करकेश के गले में धंस गई। अगले ही पल उसकी डरावनी गुर्राहट के दर्द की चीख में बदल गई और वो पीछे हट गया। रुद्राक्ष एक पल के लिए हड़बड़ा गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। बस वही मौका था। कशिश ने खुद को पूरी ताकत से झटका, उसके पंजों से छूटकर जमीन पर लुढ़कती हुई जा गिरी और तुरंत घुटनों के बल उठकर फिर से भागी। अब वो दौड़ नहीं रही थी, बस खुद को घसीट रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, शरीर जगह जगह से फटा हुआ था, सांसें इतनी तेज चल रही थी कि हर सांस आखिरी लग रही थी। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी, धक धक धक, और पीछे से आती गुर्राहट बता रही थी कि खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे पता था अगर वो रुकी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। जैसे ही वो वहां से जाती है, तुरंत वो दोनों अपने इंसानी शरीर में आ जाते हैं। करकेश ने अपनी गर्दन को दबाया हुआ था, खून निकल रहा था, वो गुस्से और दर्द से तड़प रहा था। रुद्राक्ष भागकर उसके पास आता है और उसके गर्दन के जख्म को देखता है, लकड़ी निकालता है और उसके बाद अपनी पावर के साथ उसे ठीक करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर कशिश जैसे तैसे करके वहां से भागते भागते एक ऊंची सी चट्टान के पास जाती है। मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए। वो बहुत बुरी हालत में थी, शरीर से इतना खून निकल चुका था कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपने आप को होश में रखा हुआ था। उसे इतनी चोट लगी थी कि उसकी बॉडी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर भी उसके जख्मों को भरने में बहुत ज्यादा वक्त ले रही थी। मैं क्या करूं, मैं अब कहाँ जाऊं? उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। शरीर उसका जवाब दे चुका था। वो जमीन पर गिर जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, मगर वो अपने ही सर पर जोर जोर से थप्पड़ मारती है। नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकती, मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकती। अगर वो काले चीते मेरे ब्लड को स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुंच गए तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे खा जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकती, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मेरा फोन कहाँ है? वो पहाड़ी पर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन जब देखती है कि उसका मोबाइल फोन जंगल में ही कहीं गिर गया तो उसके आंखों की उम्मीद गायब सी नजर आती है। क्या वो सच में यहाँ पर मरने वाली है? बेसुध होकर कशिश जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन था। तो क्या सच में उसका वक्त आ गया है? तो क्या सच में वो यहाँ जंगल में इस पहाड़ी पर मरने वाली है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसकी फैमिली को भी नहीं? इस वक्त उसे अपने सारे भाई बहन,
अपने मॉम डैड, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने दोस्त लायरा की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या वो मुझे ढूंढ पाएंगे? क्या मेरी डेड बॉडी को वो काले चीते खा जाएंगे? उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, मगर वो उम्मीद नहीं हार सकती। उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। उसे हौसला बनाए रखना होगा, होश में रहना होगा। उसके जख्म जल्दी भर जाएंगे। वो बेहोश नहीं हो सकती। वो बार बार अपने ही सर को जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी ताकि अपना होश ना खो बैठे, होश में रहे। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, आवाज कांप रही थी, पर फिर भी वो अपने आप को हौसला दे रही थी। जैसे तैसे वो जमीन से खड़ी होकर खुद के जख्मी शरीर को घसीटते हुए एक पत्थर के सहारे बैठ जाती है। पत्थर पर सर टिका लेती है। उसकी सांसें धीमी होने लगती है। उसकी उंगलियां, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो ऐसा महसूस कर पा रही थी जिसे किसी भी वक्त उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। इस वक्त आंखें बंद करके उसे बस एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, विक्रमादित्य। कशिश की आंखों के सामने लगातार अंधेरा छा रहा था। वो बहुत ज्यादा जख्मी थी और उसके जख्म भरने में काफी वक्त ले रहे थे। उसने लगातार अपने गालों को थप्पड़ मारना जारी रखा, लेकिन अब तो जैसे उसके हाथों में भी जान नहीं थी। खुद को होश में रख पाना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था और कोई तरीका भी नहीं था। वो पत्थर के सहारे बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी अपने जख्मों के भरने का और उम्मीद कर रही थी कि वो चीते यहाँ तक ना पहुंच जाएं। वो बड़े से पत्थर से पीठ लगाए हुए बैठी थी। वो पत्थर से अपना सर लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। पता नहीं ये आखिरी वक्त है या क्या है, मगर उसकी आंखों के सामने उसके हर एक अपने का चेहरा गुजर जाता है, और खास करके एक चेहरा जो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। कोई घर में पिंजरे में बैठा हुआ, लाल आंखें दरवाजे पर जमी हुई, जैसे उसका इंतजार में है। उसके चेहरे को देखते ही कशिश के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और अपने कांपते हुए होठों से उसका नाम निकल आता है, विक्रम। विक्रम जंगल में आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक ये शब्द उसके कानों में पड़ता है और उसके कदम एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। उसकी हार्ट बीट जैसे स्किप करने लगती है। अपने दिमाग की गहराइयों में उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके होठों से ये शब्द निकलता हुआ उसे साफ सुनाई दे रहा था, फ्लैशबैक। विक्रम। मैथिली उसके सामने खड़ी थी। विक्रम महल के बेडरूम में आता है तो उसे खिड़की के पास एक छोटा सा फिगर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके खुले लंबे बाल, रेशमी खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके कपड़े काफी लूज थे और बालों के साथ हवा में उसके कपड़ों को भी लहरा रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती हुई उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। विक्रम के कदमों की आहट से जैसे उसके आने का एहसास हो गया हो। उसने धीरे से चेहरे को तिरछा किया और विक्रम का नाम पुकारा, विक्रम। विक्रम खड़ा हुआ बस उसे देखता रहा। वैसे तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमेशा ही डार्क रहते थे, किसी शैतान की तरह, क्योंकि वो खुद एक शैतान था। मगर इस वक्त उस लड़की को देखकर जैसे उसकी डार्कनेस थोड़ी सी कम हो गई थी। उस लड़की ने पलटकर विक्रम की तरफ देखा। उसका छोटा सा गोल गोल चेहरा बहुत ही सुंदर था। शरीर विक्रम के शरीर के मुकाबले लगभग 1/3 पतला सा, रंग गोरा, सुंदर सी झिलमिलाती हुई आंखें और आंखों में दुनिया भर की मासूमियत। उसके साथ साथ थोड़ी सी हिचकिचाहट और थोड़ा सा डर भी था। विक्रम 2 कदम चलकर आगे आया और हमेशा की तरह अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम अभी तक जग रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैथिली अपने होठ को दांतों के नीचे दबाकर पलकों को नीचे झुका लेती है, फिर दबी हुई सी मासूम सी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैथिली की बात सुनकर विक्रम खामोशी से खड़ा बस उसे देखता रहा। उसकी प्रेजेंस काफी टेरिफाइंग थी, सामने वाले का कांप ही जाए। वो बहुत ही डरावना लेकिन बहुत ही हैंडसम था, और इस वक्त जो वो उसके सामने खड़ा था तो उसका लुक और भी ज्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि उसके कपड़ों पर, उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था, बहुत ज्यादा खून। मैथिली जब ये चीज नोट करती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता दिखाई देती है। वो चलकर आगे आती है और उसे देखकर धीरे से कहती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैथिली की बात सुनकर विक्रम अपने एक आईब्रो को हल्की सी ऊपर उठा लेता है। उसके बाद अपने हाथ आगे करके अपने हाथों और अपने कपड़ों को देखता है। फिर वो हल्का सा हंस देता है और कहता है, नहीं, ये मेरा खून नहीं है। आज मैंने कुछ चुड़ैलों का शिकार किया। ये बोलकर वो चलते हुए आईने के पास जाता है। मैथिली अपनी जगह पर जमकर खड़ी होती है। विक्रम आईने में मैथिली के डरे हुए चेहरे को देखता है और कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? इस वक्त मैथिली यहाँ पर विक्रमादित्य में कैद में थी। ओके, हाँ ठीक है। इस वक्त मैथिली यहाँ पर विक्रमादित्य के कैद में थी। विक्रमादित्य ने उसे अपने महल में, अपने बेडरूम में कैद करके रखा था। क्यों? ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता।
मैथिली हिम्मत करके आगे आई और विक्रमादित्य के ऊपर के कपड़ों को उतारने में उसकी हेल्प करने लगी। विक्रम चुपचाप खड़ा आईने में उसे देखता रहा। मैथिली ने कपड़ों को वहां रखा और फिर विक्रम से कहा, मैं तुम्हारे नहाने की तैयारी करती हूँ। वो जाने लगी, पर वो जैसे ही उससे कुछ कदम दूर गई, एकदम से हवा में उड़ी उड़ी और विक्रम के सीने से जा टकराई। उसकी धड़कनें जैसे रुक गई, पर मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकली। विक्रम के हाथों से अभी तक एनर्जी निकल रही थी। सिर्फ एक हाथ की हथेली से उसने मैथिली के पूरे शरीर को हवा में ही थाम दिया था और फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर कहा, साथ में नहाते हैं। मैथिली हेल्पलेस होकर बस अपनी नजरें झुका लेती है और कुछ नहीं कहती। विक्रमादित्य उसे लेकर उस जगह पर चला जाता है जहां पर वो अक्सर नहाया करता था। एक छोटा सा तालाब था उसके महल में, जो खुशबू से भरा हुआ था। चांद की रोशनी उस तालाब के ऊपर गिर रही थी और उसका पानी ऐसे जगमगा रहा था जैसे उसमें लाखों मोती हों। मैथिली को लगभग किसी सामान की तरह अपनी बाहों में पकड़े हुए विक्रम चलते हुए तालाब के पास आया और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगा। उसकी नजरें मैथिली के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैथिली की पलकें नीचे झुकी हुई थी, शरीर हल्का सा थरथरा रहा था। बार बार वो अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबा रही थी। चेहरे पर नर्वसनेस और डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रमादित्य उसके डरे घबराए चेहरे को बड़ी ही अम्यूजमेंट के साथ देख रहा था। एक बात जो उसकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती, मगर उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। उसने अभी तक मैथिली के साथ ब्रूटल तरीके से बिहेव नहीं किया, यानी कि उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचाई, उसे अपनी असली दरिंदगी से वाकिफ नहीं करवाया, मगर फिर भी उसके सामने आते ही किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगती है, जैसे किसी भी वक्त इसकी आखिरी सांस छूट सकती है। नहीं, ये वो बात नहीं थी जो विक्रम को अम्यूज करती थी। वो बात दूसरी थी, और वो ये थी कि जिसे नजर मिलाकर देखने के लिए लड़की हिम्मत नहीं कर पाती, जब इसे कुछ गलत होते हुए दिखाई देता है तो ये विक्रम की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है और उसे कॉन्फिडेंट तरीके से कहती है कि उसने जो किया वो सही नहीं था, वो गलत था। यानी कि वो डीमन गॉड का सामना करती है, भले ही डरते हुए करे। इससे पता चलता है कि इस लड़की को अपनी जान की उतनी परवाह भी नहीं है जितनी इसे दूसरों की जान की रहती है। विक्रमादित्य पानी में जाकर बैठ जाता है और फाइनली मैथिली की कमर को अपने हाथ से रिलीज कर देता है। हाथों को आराम से तालाब के किनारे पर रख देता है। सर को पीछे की तरफ करके वो बैठा हुआ था। मैथिली चुपचाप खामोशी से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। विक्रमादित्य की कमांडिंग आवाज उसके कानों में पड़ती है, क्लीन मी। उसकी आवाज सुनकर मैथिली की पलकें हल्की सी थरथरा जाती है। वो एक कपड़ा उठाती है, पानी में भिगोकर विक्रम के चेहरे की तरफ देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है। विक्रमादित्य की लाल, गहरी, डरावनी, डोमिनेटिंग आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो कि उसके स्किन को चीर रही हो। दूसरी तरफ मैथिली की आंखें किसी मासूम खरगोश की तरह थी। वो उसके चेहरे को क्लीन करती है। विक्रमादित्य खामोशी से उसे देखता है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है? ये सुनकर अचानक मैथिली का हाथ हवा में ही फ्रीज हो जाता है। वो विक्रमादित्य की तरफ हल्की सी कंफ्यूजन में देखती है। विक्रम चुपचाप बस उसे देखता रहता है। मैथिली ने नाम में अपना सिर हिलाकर कहा, अगर मेरे पास पावर होती तो तुम्हें क्या पता नहीं चलता? और किस्मत से अगर सच में भी होती तो वो तुम्हारी पावर के सामने आखिर मायने भी क्या ही रखती है। यहाँ पर बहुत ताकतवर प्राणी है, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई भी नहीं। मैथिली की बात सुनकर विक्रम हंस देता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझसे ज्यादा ताकतवर खायरस में कोई भी नहीं है, और किसी की पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, भले ही वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। फिर वो धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाकर मैथिली के चिन्ह को अपनी उंगलियों से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है। मैथिली अपनी नजरें उठाकर विक्रम की आंखों में देखती है। विक्रमादित्य मैथिली की आंखों में देखते हुए बोला, तुम कहती हो कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास है, आंखों से वश करने की पावर। मैथिली खामोश रहती है। विक्रमादित्य का हाथ मैथिली के गाल की तरफ जाता है और उसकी उंगलियां उसके गाल पर टहलने लगती है। उसने कहा, तुम जानते हो ना कि तुम खायरस की सबसे खूबसूरत लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। मैथिली हल्का सा अपना सिर हिला देती है। बिल्कुल, वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, कोई देखे तो उसका दिल अटक ही जाए। और उससे भी ज्यादा किसी के ध्यान को अपनी तरफ खींचने की ताकत उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा उसकी मासूमियत में थी। उसकी मासूम आंखें, उसका मासूम चेहरा, जैसे किसी को भी वश में कर सकता हो, ऐसा चेहरा। मैथिली से कहीं ज्यादा खूबसूरत चुड़ैलें यहाँ पर थी, जो इतनी खूबसूरत थी जैसे मानो आसमान से उतरी हुई साक्षात अप्सराएं हों। उनमें से कई चुड़ैलों ने अपनी इसी खूबसूरती का इस्तेमाल करके विक्रमादित्य को रिझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबका अंजाम एक ही हुआ।
वो सब विक्रम के पालतू जानवरों का खाना बन गई। दुनिया की कोई भी खूबसूरती विक्रमादित्य को वश में नहीं कर सकती, उसे रिझा नहीं सकती। ऐसे ही वो इस पूरी दुनिया का डीमन गॉड नहीं है, मगर फिर इस लड़की में ऐसा क्या खास था जो विक्रम को भी उस पर नजर डालने के लिए मजबूर कर दिया। मैथिली वो पहली लड़की थी जिसे विक्रम ने अपने पास रखा था। सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल करके उसे खत्म नहीं किया, सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के बाद उसे अपने जानवरों की भूख नहीं मिटाई, उसे जेन्युइनली अपने पास रखा। पता नहीं क्यों, ये बात तो खुद वो अभी तक खुद भी नहीं समझ पाया, लेकिन जब पहली बार उसने मैथिली की आंखों में देखा था तो उसे ऐसा लगा जैसे इस लड़की की आंखों ने उसे अपने वश में कर लिया हो, और ऐसा वश में किया हो कि इस वश से निकलना ही नहीं चाहता हो। वो बहुत इंजॉय करता है इस लड़की के साथ वक्त बिताना, ऐसे डराना, उसके डरे हुए चेहरे को देखना, ऐसे अपनी सेवा करवाना और उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना। इस लड़की में वो बात है जो यहाँ की सभी खूबसूरत अप्सराओं में बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग है, बहुत अलग और बहुत ही खास। मैथिली ने हिम्मत करके विक्रमादित्य की आंखों में देखा और पूछा, तुमने कहा था ना कि मैं कुछ खास नहीं हूँ? मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं कि तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा सको। फिर तुमने मुझे अब तक अपने पास क्यों रखा है? मैं तुम्हें जान से मारने के लिए आई थी। तुम्हें मुझे अब तक मार देना चाहिए था। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं है कि मौका मिलते ही मैं तुम्हें मार दूंगी? मैथिली की बात सुनकर अगले ही पल विक्रम बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यही बात उसे इस लड़की की बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो वो उससे इतना डरती थी, मगर फिर भी उसे जान से मारने की बात उसकी आंखों में आंखें डालकर इतने नॉर्मल वे में बोलती थी जैसे कि कोई मासूम सी बात कर रही हो। डर और हिम्मत का ऐसा कॉम्बिनेशन विक्रमादित्य को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके लिए एक नया लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग था। उसने मैथिली को एक झटके में पकड़ा और एकदम से अपने ऊपर खींच लिया।